कम्मा गड़ी हुकुम। फोन पर भारी आवाज सुनकर गौतम का गला भर आया था। वो अपने आप को संभालते हुए शोरूम के अंदर आकर कोने में बनी एक जगह पर बैठ गया। घड़ी खम्मा मुंशी जी, कैसे हैं? गौतम इस वक्त जिस शख्स से बात कर रहा था वो कोई और नहीं, उसके पापा रघुवेंद्र सिंह राठौड़ के मुंशी कमल स्वरूप थे, जो रंजोर की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। गौतम रघुवेंद्र का सबसे छोटा बेटा था, जो असल में रंजोर का राजकुमार था। गौतम अपने पैलेस सुमेर भवन में ही बड़ा हुआ था। यह कहना गलत नहीं होगा कि वो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ था। और फिर एक दिन उसके दादो साहब ने उसकी शादी अपने खास दोस्त की बेटी दीपशिखा के साथ तय कर दी। हालांकि दीपशिखा गौतम की बचपन की दोस्त थी। वो उससे प्यार नहीं करता था और उसकी फैमिली कुछ सुनना नहीं चाहती थी। फिर महल में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। और जिस दिन शादी होने वाली थी, गौतम सजे हुए मंडप को सूना छोड़कर भाग निकला। सुमेर भवन में आज भी वो मंडप उसी तरह सजा हुआ वैसा ही पड़ा था। मैं तो चोखो हूँ, बस थारी बहुत याद आवे है हुकुम। जब से आप गए हो महल सूना हो गया है। और मुंशी जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। हम जानते हैं आप किस मुसीबत में फंसे हो। ये मुंशी तो ये भी जाने है कि आप इस वक्त हो कहाँ, किस फैमिली के घर जमाई बनकर रह रहे हो। आपकी सास, ससुर और पत्नी सबके बारे में इस मुंशी के पास पक्की खबर से। गौतम ये बात सुनते ही हैरानी से अपने आसपास देखने लगा और शोरूम से बाहर चला गया। वो पिछले 4 साल से अपने परिवार और रंजोर से दूर भाग रहा था, लेकिन उसके दादो साहब उसकी एक एक चीज पर नजर रखे हुए थे। ठीक है, फिर अगर आप इतना कुछ जानते ही हैं तो फिर अभी के अभी 30 लाख रुपए भिजवा दीजिए, मुझे जरूरत है। हुकुम, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप एक राजकुमार होकर किसी के घर का काम कर रहे हो, झूठे और गंदे बर्तन साफ कर रहे हो। सुमेर भवन में अपनी राजधानी को छोड़कर आप क्यों ये सब कर रहे हो? किसी को समझ नहीं आ रहा है। अगर ये बगावत है तो किस बात की बगावत? मुंशी जी की बातों ने गौतम के 4 साल से छुपे घाव को आज कुरेद के रख दिया था। आखिर में गौतम ने वो कहा जो आज तक कोई नहीं जानता था। मुंशी जी, ये कोई बगावत नहीं है, एक मुखौटा है, घर जमाई का मुखौटा। हमारे देश में सबसे निकम्मा एक घर जमाई को माना जाता है, इसलिए मैं एक घर जमाई बनकर रह रहा हूँ। क्यों और किस लिए, ये वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। मुझे इस वक्त इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं करनी। मेरे सामने अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप सिर्फ इतना बताइए कि आप इस वक्त मेरी मदद करेंगे कि नहीं। हुकुम, 30 लाख तो हम अभी आपको दे देंगे, लेकिन बड़े हुकुम की वही शर्त है। क्या? आपको दीपशिखा बिटिया से शादी करनी होगी। क्या? मुंशी जी, मेरी शादी हो चुकी है, मैं दीपशिखा से कैसे शादी कर सकता हूँ? ये पॉसिबल नहीं है। बड़े हुकुम आपकी शादी को नहीं मानते। आपके अचानक सुमेर भवन से चले जाने के बाद बड़े हुकुम के ऊपर कई सवाल उठे। ये मुंशी अपने मालिक की बात के खिलाफ नहीं जा सकता। पैसों के बदले आपको अपनी पत्नी को तलाक देना होगा और दीपशिखा बिटिया से शादी करनी होगी। ये बात सुनते ही गौतम सोच में पड़ गया। मतलब 4 साल बाद भी दादो साहब वैसी की वैसी ही हैं, जिद्दी। लेकिन इस बार उनकी जिद के चलते मैं अपनी 4 साल की मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकता, न ही मैं अवनी को छोड़ सकता हूँ। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो मना करता, उससे पहले ही उसके सामने अवनी का चेहरा घूमने लगा, जो अपनी जान जोखिम में डालकर कबीर जैसे अय्याश लड़के से मदद मांगने जा रही थी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मुंशी जी, मुझे 1 साल का वक्त चाहिए। 1 साल बाद मैं खुद अवनी को छोड़ दूंगा और बड़े हुकुम जिससे कहेंगे उससे शादी कर लूंगा। जहाँ 4 साल इंतजार किया है, वहाँ 1 साल और सही। बड़े हुकुम भी ये बात सुनकर खुश हो जाएंगे। ठीक है, फिर 30 लाख के साथ आपको मेरा एक और काम करना होगा। मुझे मैरियट ग्रुप चाहिए। मैरियट ग्रुप? लेकिन क्यों? वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। हुकुम, आपको शायद अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मुंशी इस वक्त मैरियट ग्रुप के बाहर ही खड़ा है। आप मैरियट में हैं?
हाँ हुकुम, यहाँ तो काम पड़ता ही रहता है। आप यहाँ आ जाइए, तब तक मैं मैरियट खरीदने की डील का प्रोसेस शुरू करता हूँ। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। गौतम ने अगले ही पल कॉल काट दिया। वो मुंशी जी के काम करने के तरीके को जानता था। मुंशी कमल स्वरूप अपनी बोली के धनी थे, जिनके आगे बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद हो जाता था। हालांकि उनकी उम्र 60 साल हो चुकी थी, लेकिन आज भी अपने काम करने की फुर्ती में वो जवानों को भी पीछे छोड़ देते थे। इसलिए गौतम के दादोसा ने अपने बिजनेस का पूरा बोझ उनके कंधों पर डाल रखा था। गौतम एक पल के लिए शोरूम के अंदर जाने के लिए मुड़ा। उसी वक्त उसे गीता की आवाज सुनाई दी। गीता अभी भी अवनी को कबीर के पास जाने का बोल रही थी। जल्दी से पहले चेक ले आता हूँ, तभी मैं अवनी को कबीर के पास जाने से रोक सकता हूँ। और वो अगले ही पल ऑटो लेकर जोधपुर की सबसे बड़ी कंपनी मैरियट ग्रुप जाने के लिए निकल गया। ब्लू रंग की चमचमाती बिल्डिंग में काम करने वाला हर शख्स अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता था। गौतम गेट के बाहर खड़ा होकर अपने आसपास देख ही रहा था कि उसे महंगी कार से एक आदमी उतरकर उसके पास आता हुआ दिखा, जिसके हाथों में शाही छड़ी थी और गले में सोने की चेन। गौतम को करीब से देखते ही उस आदमी ने अपना चश्मा उतार लिया। उसकी आंखों की कोर गीली हो चुकी थी। मुंशी जी। गौतम ने अगले ही पल मुंशी जी को गले लगा लिया। जिस गौतम को दुनिया पिछले 4 साल से एक नॉर्मल सा इंसान समझ रही थी, उसका सच आज सिर्फ मुंशी जी ही जानते थे। गौतम आज भी इतने पैसे का मालिक था कि मैरियट जैसी 10 कंपनीज को वो पलक झपकते ही खरीद सकता था। मुंशी जी, कंपनी खरीदने की फॉर्मेलिटीज हो गई? आपका फोन आते ही मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, बस आपके साइन करने की देर है। गुड। मेरा एक काम और है। इस कंपनी के चेयरमैन हैं शेखर आनंद, जिनका एक बिगड़ा हुआ बेटा है कबीर आनंद। मैंने सुना है कि शेखर आनंद के इशारे के बिना कंपनी का पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल सही। तो ठीक है, फिर मुझे लगता है कि मिस्टर शेखर आनंद को थोड़ा आराम करने की जरूरत है, तो उन्हें कंपनी से जेल भेजने की तैयारी करो। अब इस कंपनी की सारी पावर आपके ही हाथ में है। आप जो चाहें वो कर सकते हो। आप चाहो तो खुद भी चेयरमैन की पोस्ट संभाल सकते हो। नहीं मुंशी जी, मुझे चेयरमैन की पोस्ट नहीं चाहिए। यह बताइए कि इस वक्त कंपनी का वाइस चेयरमैन कौन है? अभिनव गुप्ता। ठीक है, अभिनव गुप्ता को फोन करके ये खुशखबरी दे देना कि वो आज से मैरियट के न्यू चेयरमैन है। अपनी बात कहते हुए गौतम कंपनी के अंदर चला गया। मुंशी कमल स्वरूप को देखकर कोई उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लिफ्ट से जाते हुए गौतम की आंखों में एक अलग ही तरह की चमक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अवनी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसके सामने कबीर से मदद मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो अगले ही पल मैरियट जाने के लिए निकल गई। इधर गौतम और मुंशी जी को ऑफिस के अंदर देखते ही एक 32 साल की औरत ने उन्हें कैबिन के बाहर रोक दिया। ये औरत शेखर आनंद की पर्सनल सेक्रेटरी शालिनी थी, जो मुंशी जी की पहचान से वाकिफ नहीं थी। अरे तुम दोनों अंदर कैसे आ गए, वो भी बिना किसी से पूछे? ये बात कहते हुए वो गौतम और मुंशी जी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। मैं यहाँ के चेयरमैन अभिनव गुप्ता से मिलने आया हूँ। मिस्टर अभिनव गुप्ता इस कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं। तुम जैसे सेल्समैन से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलेंगे। अब यहाँ से निकलो, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। शालिनी की बात सुनते ही गौतम मुंशी जी को देखने लगा, लेकिन उसी वक्त गौतम के फोन पर अवनी का फोन आने लगा। इससे पहले कि वो फोन उठाकर जवाब देता, उसका मोबाइल लो बैटरी के कारण स्विच ऑफ हो गया। तुम जानती भी हो कि किससे बात कर रही हो? ये जोधपुर के। मुंशी जी, आप मिस्टर गुप्ता को बुलाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। गौतम को अब अवनी की चिंता सताने लगी थी। मुंशी जी ने उसकी बात सुनते ही अभिनव गुप्ता को कॉल कर बाहर बुला लिया। अभिनव गुप्ता मुंशी जी को अच्छे से जानता था। वो अपना काम छोड़कर तुरंत अपने कैबिन से बाहर आ गया। देखो, मैं दोनों को लास्ट वार्निंग। इससे पहले कि शालिनी अपनी बात पूरी कर पाती, पीछे से अभिनव की तेज आवाज सुनाई पड़ी। मिस शालिनी, ये क्या तरीका है गैस से बात करने का? सॉरी सर,
लेकिन शट अप। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी इस बदतमीजी के कारण मैं तुम्हें कंपनी से निकाल भी सकता हूँ। ये बात कहते हुए अभिनव मुंशी जी और गौतम को देखने लगा। ऑफिस में शालिनी की इस तरह से बेइज्जती पहली बार हुई थी, क्योंकि शेखर आनंद ने उसे कंपनी के काम से ज्यादा अपने काम के लिए रखा हुआ था। शालिनी को किसी ना किसी गड़बड़ी की आशंका हो चुकी थी। वो बिना कुछ कहे स्मोकिंग जोन एरिया में चली गई। देखते ही देखते उसने शेखर आनंद को फोन पर यह सारी बात बता दी। वहीं दूसरी तरफ गौतम मुंशी जी के साथ ऑफिस की फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगा हुआ था। तभी उसकी नजर घड़ी पर चली गई। 3 बज चुके थे। अब उसके पास सिर्फ 2 घंटे रह गए थे। वो जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन कर ऑफिस से बाहर जाने लगा, उसे लिफ्ट के बाहर एक 45 साल का लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दिया, जिसकी आंखों में गुस्सा भरा था। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और अभिनव, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने आप को चेयरमैन कहने की और शालिनी को फायर करने की? क्या तुम अपनी औकात भूल गए हो? ये बात सुनते ही गौतम मुंशी जी को देखने लगा। मैंने मिस्टर अभिनव को ये पावर दी है और आज से वही इस कंपनी के नए चेयरमैन हैं। अच्छा, और मैं पूछ सकता हूँ आप हैं कौन और कंपनी के अंदर कैसे घुस आए? मुंशी कमल स्वरूप। ये नाम सुनते ही शेखर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मुंशी जी के बारे में अच्छे से जानता था, लेकिन अपने गुस्से के चलते उन पर ध्यान नहीं दे पाया। मिस्टर कमल, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा मतलब, पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ठीक है, चलिए मेरे कैबिन में चलकर बात करते हैं। बात करने का टाइम निकल चुका है मिस्टर शेखर आनंद। तुमने इस कंपनी के आड़ में कौन कौन से काले धंधे खोल रखे हैं, मुझे अच्छे से पता है। ये बात सुनते ही शेखर का गला सूख गया। वो अपना चश्मा उतार कर आसपास देखने लगा। ऑफिस में मौजूद बहुत सारे एम्प्लॉइज आसपास खड़े होकर उसी को देख रहे थे। उसी वक्त गौतम ने उनके हाथ में एक लेटर थमा दिया, जिसमें साफ लिखा था कि कंपनी का नया ओनर अब गौतम था। मिस्टर अभिनव, आप केबिन में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुंशी जी, आप भी आइए। गौतम तुरंत शेखर आनंद के कैबिन में चला गया, जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में चेयरमैन लिखा था। शेखर खामोश खड़ा सभी को जाते हुए देख रहा था। आज एक ही झटके में वो अपना सब कुछ गंवा बैठा था। वहीं कैबिन के अंदर आते ही गौतम अपनी घड़ी में टाइम देखने लगा। वक्त निकलने के साथ ही उसके दिल में अवनी और उसकी फैमिली के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। मिस्टर अभिनव, आज से आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं। सारे फैसले आप ही लेंगे। थैंक यू सर, मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना काम करूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुड। एक बात और, मुझे जल्द से जल्द शेखर आनंद और उसके बेटे कबीर आनंद के सारे काले चिट्ठे चाहिए। इन दोनों ने बहुत सारी लड़कियों की लाइफ बर्बाद की है। अब इनका जेल में जाने का टाइम आ गया है। सर डोंट वरी, मेरे लॉकर में इनके खिलाफ सारे सबूत हैं। मैं जानता था कोई न कोई इनके खिलाफ आवाज उठाएगा। मुझे बस आज के दिन का ही इंतजार था। मैं आपको सारे सबूत दे दूंगा। ओके मुंशी जी, अब आप मुझे चेक दे दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। जी हुकुम। अब छोटे हुकुम, बस एक बात जाननी थी। आपने जो कहा वो घर जमाई का मुखौटा, मेरी समझ में कुछ आया नहीं। मुंशी जी, आप मुझे बचपन से जानते हैं, मैं बिना वजह कुछ नहीं करता। 4 साल पहले महल छोड़ा था क्योंकि मजबूरी थी। आज घर जमाई बनकर जी रहा हूँ क्योंकि मजबूरी नहीं मकसद है। वरना आप भी जानते हो कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो किसी लड़की को उसकी शादी के मंडप में छोड़कर भाग जाए। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक मुखौटा नहीं, मेरी स्ट्रेटजी है। याद है, पापा हमेशा कहा करते थे, राजा वही जो खुद पे भी पर्दा डाल सके और वक्त आने पर सबके नकाब उतार सके। मुंशी जी को समझ नहीं आ रहा था कि गौतम का ऐसा क्या मकसद है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि गौतम जब तक न चाहे उन्हें और कुछ पता नहीं चल पाएगा। मुंशी जी ने अगले ही पल गौतम को चेक दे दिया, लेकिन तभी उनके फोन पर बाहर खड़े बॉडीगार्ड का कॉल आ गया। फोन उठाते ही मुंशी जी हैरानी से गौतम को देखने लगे। हुकुम, अवनी अभी अभी कबीर आनंद के कैबिन में गई है। क्या? मुंशी जी की बात सुनते ही गौतम के पैरों तले जमीन सरक गई। वो कबीर की हरकतों को अच्छे से जानता था। क्या गौतम
अवनी को कबीर के चंगुल से छुड़ा पाएगा? क्या अवनी गौतम की सच्चाई जान पाएगी? आखिर कैसे सुलझाएगा गौतम ये सारी गुत्थी? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।